हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अपनी पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ कि एक इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है। किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? पहली बताई थी मैंने, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए। तो किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इन प्रॉब्लम को फेस करते ही करते हैं। बात करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस की, तो क्या बनाए, जिसमें ये था कि क्या प्रोड्यूसर कैपिटल गुड बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स वगैरह जो लंबे समय तक के लिए चले, और कंज्यूमर गुड्स जो डेली रूटीन लाइफ में कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, पीपल कंज्यूम करते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। अब एक प्रोड्यूसर अगर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है एक से ज्यादा गुड्स का, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और जब हम उन पॉसिबिलिटीज को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि मेरी बिस्किट्स बनाने की एक फर्म है जहां मैं बिस्किट्स बनाती हूँ, बिस्किट्स के पैकेट्स बनाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि बिस्किट्स के पैकेट के साथ साथ मैं चॉकलेट्स भी बनाऊं। तो जैसे कि मेरे पास पैसा जो मनी है मेरे पास क्या है, लिमिटेड है, मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिस्किट्स भी बनाऊं और चॉकलेट्स भी बनाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझको बिस्किट बनाती हूँ मैं, और चॉकलेट्स बनाने के लिए मुझे बिस्किट्स का प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम करना ही पड़ेगा। वो सिनेरियो अलग होते हैं जहां हम दोनों चीज का प्रोडक्शन एक लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को कम करना ही पड़ेगा। अब जब मैं बिस्किट्स बनाना चाहती हूँ, अब जब मैं चॉकलेट्स बनाना चाहती हूँ, तो मुझे बिस्किट्स का प्रोडक्शन कम करना होगा। अब इसका देखते हैं एक टेबल, और जब हम उसी टेबल की फॉर्म को डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मैं जल्दी से बनाती हूँ इसका एक टेबल और फिर देखेंगे इसके डायग्राम। तो हम यहाँ बनाते हैं टेबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। किसी भी दो गुड्स की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि मैं बिस्किट्स बनाती हूँ, बिस्किट्स, और अब मैं बनाना चाहती हूँ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स बनाना चाहती हूँ। ये रहा मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का टेबल। अगर एग्जाम में आए तो आप इस टेबल को भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। और इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी किसी भी टेबल को बना सकते हैं। सबसे पहले जो दूसरा गुड्स है उसके लिख लीजिए, जैसे कि 0 1 2 3 4, और फिर इन सब का सम करके सबसे ऊपर लिखना। और उसके बाद 10 में से 1 माइनस करा तो 9, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 3 माइनस करा तो 4, और 4 में से 4 गए तो 0। इस तरीके से किसी भी टेबल को आप इजीली बना सकते हैं। चाहे ये बना लीजिए, या अपनी तरफ से कोई भी टेबल आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का टेबल। मतलब मैं बिस्किट्स बनाती हूँ, और अब मैं चॉकलेट्स बनाने के लिए मुझे बिस्किट का प्रोडक्शन इतना कम करना पड़ेगा। और अब मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ ग्राफ पे। तो जब हम ग्राफ पर इसको प्रेजेंट करते हैं, ये मेरी लाइन सीधी नहीं हो रही है, और अगर आपके पास स्केल होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आप बनाइए। ये है मेरी बाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस।
तो यहाँ हम ले लेते हैं अपने चॉकलेट्स ले लेते हैं। तो 1 सॉरी यहाँ मैं चॉकलेट्स ले लेती हूँ 1 2 3 4, ये है मेरी चॉकलेट्स। और यहाँ आ जाते हैं मेरे बिस्किट्स 1 2 4 5 6 8 9 और यहाँ 10। सो जब मेरा प्रोडक्शन चॉकलेट का 0 था तो मैं 10 बिस्किट्स बनाती थी, और फिर एक चॉकलेट जब मैंने बनाई तो फिर मुझे 9 बिस्किट्स का प्रोडक्शन करना पड़ा। तो यहाँ एक के लिए यहाँ हम इस तरीके से क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे ये, और वही 2 पर 7 और 3 पर 4 और 4 पर 0। सो ये हो रहा है हमारा ग्राफ। इस तरीके से इसको फिर मैच करना। सो ये जो हमारा कर्व बना इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, या फिर हम इसे एक और नाम से बोल सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या लाइन। एग्जाम में इन चारों में से किसी भी नेम से ये आ सकता है, और बनाना हमको यही है, एक टेबल बनाना और उसके बाद उस टेबल को ही ग्राफ पे प्लॉट कर देना। और टेबल किस तरीके से बनाना है मैंने आपको इजीली बता दिया है, आप किसी भी टेबल को इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम टेबल को इस तरीके से इस पे प्रेजेंट करते हैं तो इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ एजम्पशन भी होते हैं जिन एजम्पशन को हम लेकर चलते हैं। तो वो एजम्पशन क्या है मैं यहाँ आपको लिखवा देती हूँ। सो हमारे एजम्पशंस क्या हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने के सबसे पहला एजम्पशन है कि हमारे पास रिसोर्सेस गिवन होने चाहिए, रिसोर्सेस आर गिवन। और दूसरा एजम्पशन है कि गिवन रिसोर्सेस आर fully and efficiently utilized। और तीसरा assumption है हमारा कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। पहला assumption है कि रिसोर्सेस हमारे पास गिवन होने चाहिए, मतलब रिसोर्सेस पैसा हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा है कि गिवन रिसोर्सेस आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज, और जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं प्रोडक्शन करने के लिए वो फुली और इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज ना करें। और तीसरा एजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपके पास जो मशीन है वो 5 बिस्किट्स बनाती है एक दिन में, और अगर आपने उसकी जगह न्यू मशीन को लगा दिया तो वो 20 बिस्किट्स बनाती है एक दिन में, तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व है वो इन्हीं एजम्पशन पे चलता है। पहला कि जो रिसोर्सेस है वो गिवन होने चाहिए, दूसरा गिवन रिसोर्सेस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होने चाहिए, और तीसरा टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे इसके थे एजम्पशन। अब आते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर। इसके 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। सो यहाँ मैं इसको रफ कर देती हूँ, नोट करना हो जिसको वो नोट कर सकता है।
अब मैं करती हूँ इसको रफ। अब देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। सो इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। जिसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहला क्या आता है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरा आता है कि इट इज कॉनकेव, इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये नीचे की तरफ जाता है लेफ्ट से राइट। और दूसरा कि इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये कॉनकेव होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉनकेव मतलब ग्राफ, दो तरीके के ग्राफ्स होते हैं, पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव है कहाँ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। तो ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसी से बनते हैं इसके दो क्वेश्चन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक से ही क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, यहां लिख देती हूं मैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि ये नीचे क्यों जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is concave to the point of origin। कॉनकेव क्यों होता है और नीचे क्यों जाता है। तो ये जो डाउनवर्ड जाता है इसका रीजन होता है इनवर्स रिलेशनशिप। किसी भी दो गुड्स के बीच इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अपोजिट रिलेशनशिप जब होता है तो उसका स्लोप्स हमेशा नीचे जाता है, डाउनवर्ड जाता है। मतलब एक गुड्स को बनाने के लिए मुझे दूसरे गुड्स को कम करना पड़ रहा है, अपोजिट रिलेशनशिप है। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को जब मुझे कम करना पड़ता है तो उसका स्लोप्स हमेशा क्या बनता है, डाउनवर्ड। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये कॉनकेव क्यों होता है। तो कॉनकेव का भी यही रीजन है कि हम जब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस अपने पहले गुड्स से दूसरे गुड्स पे शिफ्ट करते जाते हैं तो इसकी शेप एक कॉनकेव की तरह आती है, कॉनकेव ग्राफ की तरह इसकी शेप आती है। तो ये था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जब हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस पहले गुड्स से दूसरे गुड्स पर शिफ्ट करते जाते हैं, मतलब वही कि जब हमें एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ रहा है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, जहां मैंने आपको इसकी टेबल, इसका डायग्राम, इसके एजम्पशंस और कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। और अगर अभी नहीं समझ में आया तो मेरी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो कि है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट चैप्टर। सो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सो अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है बेसिकली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब मैं आपको, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। सैक्रिफाइस
एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मानो कि मेरा घर है और मेरे घर में एक रूम खाली पड़ा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उस रूम को रेंट पर उठा दूँ। सो ये जो मेरा रूम है मैं चाहती हूँ उसको रेंट पर उठा दूँ। सो एक तो मुझे देता है इस रूम के 5,000 रुपए और दूसरा देता है मुझे इसी रूम के 8,000 रुपए। तो मैंने कहा 8,000 वालों तुम मेरे पास आ जाओ रहने के लिए, मैं तुमको रूम अपना दे दूंगी। तो मैंने जो मुझे 8,000 रुपए मेरे रूम के दे रहा था मैंने उसको अपने घर पे रहने के लिए कह दिया। इन 8,000 के लिए मुझे 5,000 ये क्या करने पड़े थे, सेक्रीफाइस। मान लो अगर ये 8,000 को मैं ना चुनती तो उससे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरे पास, 5,000 वाला। क्या था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, 5,000 वाला। और यही मैंने अगर सेक्रीफाइस करें तो 8,000 की सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रही है मेरी, 5,000 मतलब 5,000। तो यही होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम प्रोडक्शन की अगर प्रोडक्शन की फॉर्म में देखें तो जब एक प्रोड्यूसर किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको पहले गुड्स का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन के लिए दूसरी गुड्स को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसकी कॉस्ट ही क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दो टाइप की होती है। सबसे पहला टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दूसरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ। एक गुड से दूसरे गुड्स पर शिफ्ट होने के लिए टोटल लॉस कितना हुआ। मतलब अगर मैं अगर मैं एप्पल का प्रोडक्शन करती थी और मेरे को ऑरेंज का प्रोडक्शन करने के लिए कितना एप्पल का लॉस हुआ, वो होता है हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो कि मैं 50 टन अपनी जमीन में मैं 50 टन क्या करती थी, एप्पल उगाती थी। और जब मैंने ऑरेंज उगाए 25 टन, जब मैंने ऑरेंज उगाए तो मुझे 50 टन का क्या करना पड़ा, एप्पल का सेक्रीफाइस। 50 टन एप्पल का क्या करना पड़ा मुझे, सेक्रीफाइस। तो मेरा टोटल लॉस हुआ 50 टन। अब बात करते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मतलब पर यूनिट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब पर यूनिट लॉस, पर यूनिट पर लॉस कितना हुआ। अब मान लो 50, अगर मैं 50 टन में एप्पल उगाती थी, किस पे, अपनी लैंड पे। और जब मैंने उसी लैंड पे 25 टन क्या उगाया मैंने, ऑरेंज। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई। तो जब मैं एक मेरी लैंड थी जिसमें मैं 50 टन क्या उगाती थी, एप्पल। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस पे ऑरेंज उगाऊं। तो जब मैंने 25 टन ऑरेंज उगाए तो मुझे 50 टन एप्पल का लॉस हुआ। अब देखते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रही। तो जो मुझे लॉस हुआ, लॉस अपॉन गेन, तो लॉस हुआ मुझे 50 टन का और गेन हुआ मुझे 25 टन ऑरेंज का। तो जब मैंने इसको काटा तो आया 2। तो मुझे पर यूनिट जो मुझे लॉस हुआ वो हुआ 2 टन का। तो ये था हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब पर यूनिट में कितना लॉस हो रहा है। और ये था मेरा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब टोटल लॉस कितना हो रहा है। ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो हमारे इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज कहते हैं हम इस चैप्टर को फिनिश। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।